नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो गया है। सत्र छोटा था लेकिन हंगामा बड़ा था। पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे, कभी कानून व्यवस्था पर, कभी मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर, तो कभी बीपीएल घोटाले और कचरा प्रबंधन पर। 4 दिन का सत्र, लेकिन चर्चा से ज्यादा सुर्खियों में रहा हंगामा। सबसे बड़ी राहत की घोषणा आई स्टैंप ड्यूटी खत्म करने की। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी व ग्रामीण आवास योजना के तहत अब मकान और प्लॉट लेने वालों को कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी होगी। जाहिर है कि ये फैसला गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी मदद साबित हो सकता है। साथ ही सदन में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर प्रस्ताव पारित कर ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देने का काम भी हुआ। लेकिन इन अहम मुद्दों के बीच विपक्ष ने शोर शराबा किया। वहीं कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने वॉकआउट कर लिया। बीपीएल सूची में गड़बड़ी और कचरा प्रबंधन की कैग रिपोर्ट का भी मुद्दा विपक्ष द्वारा उठाया गया। लेकिन क्या ये आरोप पुख्ता थे या सिर्फ जनता को भटकाने की कोशिश थी? तो आज इस चर्चा में हम जानेंगे कि क्या सरकार का मानसून सत्र राहत और विकास का पैगाम लेकर आया, या फिर विपक्ष सही कह रही थी कि ये सत्र सिर्फ जुमलेबाजी और दिखावे तक सीमित रह गया। तो आज हम बात करेंगे कि हरियाणा के लिए ये मानसून सत्र कितना फलदायी रहा, राहत ज्यादा या हंगामा ज्यादा। तो आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजेंद्र खोखल जी कांग्रेस से और रामराजी शर्मा जी बीजेपी से। तो मेरा पहला सवाल रामराजी जी आपसे रहेगा कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो गया है, आपकी नजरों से ये सत्र कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्रश्न का जवाब दिया और इसमें विधायी कार्य भी निपटाए गए और स्पीकर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से सदन चलाया। और मैं समझता हूं जिस तरह से बाकी ये था विपक्ष का रवैया है वो ठीक नहीं रहा। उन्होंने शोर शराबा ज्यादा किया और काम की बात की नहीं, जैसा पिछला उनका इतिहास रहा है। और नेता प्रतिपक्ष भी ये दे नहीं पाए क्योंकि लोकतंत्र में ये जरूरी होता है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। और बाकी इनका इंटरनल मैटर है, हम तो क्या कह सकते हैं। दूसरा क्या है, जो 84 के दंगों में हमारे सिख भाई 121 सिख घर उजड़ गए थे, उन पर हमला हुआ था, कुछ गुरुद्वारों पर भी हमला हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया, उनके एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और ये अपना आप में बहुत ऐतिहासिक घटना है जो कांग्रेस के टाइम में दंगा हुआ था 84 का। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये विधायी कार्य तो आपने बता ही दिए हैं। और जो अभी जो किया है कलेक्टरेट का आपने मैं बता दूं, इनके टाइम में औसतन 25.11% वृद्धि हुई थी, जबकि हमारे टाइम में औसतन 9.69% वृद्धि हुई है। और बाकी बहुत अच्छा है। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज और शहरी क्षेत्र में 50 गज तक जो रियासी इलाकों में प्लाटों में जो रजिस्ट्री होगी उसमें स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी गई है। ये भी अपना ऐतिहासिक घटना है। और जैसे मैंने आपको बताया, हमारी सरकार समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में कराती है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम करती है। विधायक चाहे किसी भी पार्टी का हो, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और जिस तरह से विकास की आंधी चल रही है हरियाणा में, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास के सारथी बन रहे हैं, विकास की गाड़ी के सारथी हैं, ये अपना आप में उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा और उसको साकार करने में माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। ये अपना आप में उदाहरण है। हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है और जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत हो रहा है और हरियाणा का चौमुखी विकास हो रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं समझता हूँ सफल प्रयासों से हो रहा है। और
सबको साथ लेकर चलते हैं और 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। बहुत मिलनसार हैं, सबकी बिरादरी के मसीहा हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं और आज सभी वर्ग हमारे से खुश हैं। किसान भाई हमारे से खुश हैं, मजदूर भाई हमारे से खुश है, युवा शक्ति हमारे साथ है, मातृ शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। और जिस तरह से हमारा हरियाणा आगे बढ़ रहा है, हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है कि हरियाणा और ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ेगा और भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पर आगे हैं, बहुत जल्दी ही हम दूसरे तीसरे पायदान पर भी होंगे और विदेश में हमारा डंका बज रहा है। और जिस तरह से हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारा भारत विकसित राष्ट्र की बनने की ओर अग्रसर है और उसमें मुख्यमंत्री जी उस सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। ये अपना आप में उदाहरण है और विपक्ष वाले भाइयों से हमने पहले भी आग्रह किया था कि वे शोर शराबा ना करें और हर एमएलए अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाए, उसके समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्रीगण विराजमान रहेंगे। फिर इनकी आदत है, क्योंकि काम में तो इनका ध्यान है नहीं, जनता ने इनको नकार दिया, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। तीसरी बार के अंदर में प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्र की देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, तीसरी बार हमारी हरियाणा में भी सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, छोटी सरकार भी हमारी बनी। ये जनता के आशीर्वाद से हुआ। हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। जी रामराज जी। विजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी कि मानसून सत्र खत्म हो गया है, 4 दिन ये मानसून सत्र चला है, तो आपको क्या लगता है इस सत्र से जनता को राहत मिलेगी? देखिए ज्योति जी, मेरे भाई रामराज शर्मा जी की मैंने सारी बात सुनी, तो वो भाई कह रहे थे विकास की आंधी बह रही है। मैं कहता हूँ इन्हीं के विधायक है इंद्री शेर राम कुमार कश्यप जी, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि जिसके भी गरीब आदमियों के मकान हैं 20 साल से 30 साल से 70 साल से, वो नगर निगम में गांव आ गए हैं और वो पहले पंचायत में थे, वो इतने साल पुराने रह रहे गरीब आदमी, उनके मकान आज तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने खुद सरकार के खिलाफ मुद्दा उठाया कि सरकार ऐसा ना करे। अगर विपक्ष की तो बात छोड़ो, खुद इनके एमएलए ने मुद्दा उठाया कि बात है सीएम के अक्षेत्र की। मैं कहता हूं आज मेरे साथ कोई भी बीजेपी का भाई, बीजेपी का नेता, मीडिया, अगर मेरी बात झूठ निकले मेरे को जेल में डाल देना, इतने गहरे गड्ढे दिखा दूंगा कुछ सीएम के क्षेत्र में, बाकी का तो हरियाणा का क्षेत्र अलग है। इतने गड्ढे हैं कि सड़कों में गड्ढे, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क आ चुकी है। कोई भी क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। जो भी मटेरियल लगाते हैं अधिकारी, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, घटिया मटेरियल लगाते हैं। कितनी बार सड़कें उखेड़ चुके हैं, पकड़ी जा चुकी है, कोई उन पे कार्रवाई नहीं होती। ये कहते हैं सब खुशहाल हैं। फिर भाई रामराज शर्मा जी, सोने पे 3% टैक्स, किसान की फसल पे 12% टैक्स, क्या ये किसान को ऊपर उठाने की? फिर मैं बता दूं, मैं कल मीडिया में देख रहा था, एक बीजेपी का कार्यकर्ता का इंटरव्यू ले रहा था पत्रकार भाई, कि आप कह रहे हैं 2045 तक 47 तक रुपया मजबूत हो जाएगा, डॉलर कमजोर हो जाएगा। 2014 में डॉलर का रेट 60 था, आज 2025 में डॉलर का रेट 86 पहुंच गया। वो मजबूत होएगा या घटेगा, ये नहीं समझ आ रहा। किस तरह की बातें बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता करते हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की सरकार में हरियाणा प्रदेश रोजगार में नंबर 1 था, शिक्षा में नंबर 1 था, खेल में नंबर 1 था। आज हरियाणा प्रदेश की दुर्गति है। दिन प्रतिदिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार, अत्याचार, घटनाएं इतनी हो रही है कि आज हमारा हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। आज हमारा हरियाणा प्रदेश दिन प्रतिदिन हत्याएं, कानून व्यवस्था जो बिगड़ी चुकी है उसमें नंबर 2-3 पर पहुंच गया।
ये बात करते हैं हरियाणा प्रदेश की, कौन लोग बात करते हैं? ये कहते हैं हम 2045 तक विकसित कर देंगे, 2047 तक। आज ट्रंप ने हमारे पे कल 50% टैक्स लगा दिया। आज 45 लाख के करीब युवा बेरोजगार हो जाएंगे। युवा के पहले ही हमारे युवा हरियाणा से विदेशों की तरफ पलायन, वहाँ भी क्या हमारे युवाओं पे गुजरती है? किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो रही है, कोई जेल में डाला जा रहा है। किस प्रकार की घटनाएं हरियाणा प्रदेश के युवा के साथ छल कपट कर रही है बीजेपी की सरकार। और किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में लेके आ जाए मेरे भाई, मेरे सामने आ जाए, उसी क्षेत्र में दिखा दूंगा कि बीजेपी ने 11 साल में किया क्या है। सिर्फ हरियाणा क्या नुकसान किया है, किसी भी वर्ग का कोई भला नहीं कर पाई। किसी के राशन कार्ड पहले बना दिए उनके वोट लेने के लिए, आज उनके राशन कार्ड गरीब आदमियों के काटे जा रहे हैं कि इनके तो घर बाइक है, इनके तो घर 4 व्हीलर है। जब बना रहे थे, जब आपकी सरकार सो रही थी, क्या सिर्फ वोट लेने के लिए गरीब आदमियों का इस्तेमाल आपकी सरकार ने किया? फिर कह रहे हैं जनता जनार्दन, हमारे श्री राहुल गांधी जी वोट चोर गद्दी चोर की लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार के अंदर। क्या अगर वो गलत है, साक्ष्य के साथ वो लेके चल रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं भाई वोट चोरी हुई है? क्योंकि हरियाणा प्रदेश में भी एक सरपंच को 3 साल लगे, हाई कोर्ट में जाके 3 साल बाद न्याय मिला। किस प्रकार से चंडीगढ़ में इनके अधिकारी ने मेयर के चुनाव में गड़बड़ी की, और इसी प्रकार हम हरियाणा प्रदेश के जल्दी से विधानसभा के चुनाव में जो वोट चोरी हुई है उसका प्रमाण भी जल्दी इनके सामने आएंगे। सिर्फ ईवीएम के माध्यम से इनकी सरकार चल रही है। इनकी नेता, इनकी सरकार अपोजिशन के नेताओं पे, विधायकों पे ईडी के छापे, सीबीआई के छापे दुरुपयोग किया जा रहा है। हर सरकारी संस्था का, हर सरकारी मशीनरी का हर जगह दुरुपयोग किया जा रहा है। ज्योति जी, मैं कहता हूं मेरे भाई, सिर्फ ये बेतुक की बातें ना करें। आज हरियाणा प्रदेश का बहुत बुरा हाल इस बीजेपी की सरकार ने 11 साल में, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2022 में मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, ये कर दूंगा, 2 लाख युवाओं को रोजगार दे दूंगा। मैं ज्योति जी, ज्यादा बात आप भी समझदार हो, टीवी चैनल वाले पत्रकार बंधुओं के साथ क्या हो रहा है, जिस प्रकार करमू भाई के साथ क्या हुआ, उनके ऊपर कैसी कैसी धाराएं लगा दी। आज उस मनीषा बेटी के पिता ने भी कहा कि ये हमारी आवाज उठाने आए थे, इनके केस खारिज किए जाएं। लेकिन दबाव क्या है? दबाव बहुत ज्यादा है। ये सोचते हैं कि कोई भी विपक्ष मुद्दा ना उठाए, सरकार के खिलाफ बोल लेना, क्यों ना बोल ले। गरीब जनता की आवाज कांग्रेस पार्टी हमेशा उठाती रही है और उठाती रहेगी, और इसी के लिए राहुल गांधी जी भी लड़ाई गरीब आदमी की लड़ रहे हैं। ज्योति जी। जी विजेंद्र जी, रामराज जी, जैसा कि विजेंद्र जी ने आरोप लगाए हैं बीजेपी को लेकर कि क्या क्या कमियां बीजेपी द्वारा हुई हैं और किस किस चीजों की दिक्कत हो रही है, जैसे कि वोट चोरी का आरोप लगाया है, मनीषा हत्याकांड को लेकर आरोप लगाया है, बेरोजगारी को लेकर आरोप लगाया है, क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया देंगे इनके बयान पे? देखो, सबसे पहले वोट चोरी पे आ जाओ। ये वोट चोरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से शुरू हो गई थी, इन्होंने शुरू करी थी। उस समय में सरदार पटेल जी के पास में वोट ज्यादा थे और नेहरू जी के पास में वोट 0 था, उनके पास में 12 थे। उसके बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया और सरदार पटेल जी को नहीं बनाया। वोट चोरी सीखनी हो तो कांग्रेस से सीखे। दूसरा, उसके बाद में वोट चोरी करके भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को इन्होंने हरा दिया वोट चोरी करके। आगे आ जाओ आप, इंदिरा गांधी जी का टाइम में देख लो आप, जिस तरह से इमरजेंसी लगाई, वोट चोरी करी और हिंदू भाइयों का पकड़ पकड़ कर नसबंदी कर दिया और मुसलमानों को छेड़ा तक नहीं। इससे साफ साफ जाहिर होता है ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, ये जिन्ना की आवाज बनना चाहते थे, जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं ये, और उसके बाद ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। जिस तरह से इनका फिर राम मंदिर का इन्होंने विरोध किया, आपको पता है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में फौज खड़ी कर दी थी वकीलों की। फिर आप मनीषा बिटिया का प्रकरण ले लो,
उस टाइम में मनीषा बिटिया के पिताजी वहां पे गए, उन्होंने वो पीसीआर बुलाई, उनका व्यवहार ठीक नहीं था। उसके बाद में वो जहां पे पुलिस वालों को कंप्लेंट किया, उनका व्यवहार ठीक नहीं था। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का पता चला, वो परिवार के संपर्क में थे, उन्होंने तुरंत प्रभाव से उन पुलिसकर्मियों को एसएचओ समेत उनको निलंबित कर दिया। उनकी विभागीय जांच भी चल रही है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट देंगे उस पर हो सकता है वो टर्मिनेट भी हो जाए। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस हमारी बहुत बढ़िया है, बढ़िया जांच कर रही थी। और जो उन्होंने कीटनाशक जहां से हमारी बिटिया ने खरीदा वो भी बरामद हो गया था, उसका सुसाइड नोट भी बरामद हो गया था बिटिया का, और उसका ऑन हैंड राइटिंग से मैच भी हो गया था। फिर भी और उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ गया था बिटिया ने कीटनाशक पदार्थ खाया। ये जांच का विषय है, भाई क्यों खाया, किसने मजबूर किया या अपना आप खाया, या क्या कारण रहे बिटिया की मौत के, या कैसे, ये सब जांच का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से परिवार के कहने पर एसपी का तबादला किया, बहुत अनुभवी और इंटेलिजेंट अफसर को वहां का एसपी लगाया। फिर परिवार ने कहा सीबीआई में पहले भिवानी में बिटिया का पोस्टमार्टम करवाया गया, वहां की रिपोर्ट आ गई थी। उसके बाद में सीबीआई में परिवार के कहने पर करवाया। फिर परिवार वालों ने मांग करी कि एम्स में कराया जाए, दिल्ली एम्स से बिटिया का पोस्टमार्टम करवाया गया, हरियाणा से बाहर। और परिवार के कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब सीबीआई इसमें जांच करेगी, इस मैटर पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। और जहां तक इन्होंने एक और बात कही यूट्यूबरों वाली जी, वो उस टाइम में कुछ अराजक तत्व इसमें घुस गए थे, वो अफरा तफरी करना चाह रहे थे, हरियाणा में अराजकता फैलाना चाह रहे थे, वो सारे चिन्हित कर लिए गए हैं। और जिसका जितना रोल था वो चार्जशीट में आ जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं और इसमें जांच चल रही है। इसके बारे में मैं समझता हूं चार्जशीट में क्लियर हो जाएगा, जिसका जितना रोल था उसके अनुसार में धाराएं तो कुछ टाइम में लगेंगी, चार्जशीट दिया जाएगा तो कोर्ट में चार्जशीट दी जाएगी। और मैं समझता हूं जिस तरह से परिवार ने भी कहा था, ये परिवार संतुष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले लिए, मुख्यमंत्री जी ने जो इनकी मदद करी, इस मैटर पे परिवार संतुष्ट है। उन्होंने कहा भाई मैं मुख्यमंत्री जी से और सरकार से संतुष्ट हूं, और उन्होंने हाथ जोड़ कर ये भी कहा भाई मेरा पीछा छोड़ दो। जिस तरह से कुछ अराजक तत्व परिवार के, पीड़ित परिवार के स्पोक्स पर्सन बनकर बात कर रहे थे, परिवार को बोलने नहीं दे रहे थे, वो एज ए स्पोक्स पर्सन परिवार का वो काम कर रहे थे, जबकि परिवार ने उनको अनुमति भी नहीं दी थी। तो ये सब सीबीआई जांच करेगी, ये जांच का विषय है। और हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। और उस टाइम में, इनके टाइम में जिस तरह से एक दलित की बेटी को जिंदा जलाया था, गोहाना की कांड एक, ये तो है मेरितपुर कांड, और गोहाना में एक दलित के बेटे की जिस तरह से हत्या कर दी गई थी, जघन्य हत्या कर दी गई थी। और रोहतक में भी एक बिटिया से पुलिस वालों ने थाने में गैंगरेप किया था, और फिर उसके बाद में बिटिया को न्याय नहीं मिला, उसने मजबूर होकर सुसाइड करना पड़ा। तो अगर ये पारदर्शी होते हमारी तरह, जैसे हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, सबका मेरिट का आधार पर करते हैं, अगर ये पारदर्शी होते तो उस टाइम में कितना बड़ा कांड होया था। ये एक दलित की बेटी को जिंदा जलाया था, और मैंने 2 और घटनाएं बताई, और अनेकों घटनाएं ऐसी हुई थी। और जिस तरह से इन्होंने सीबीआई से जांच के आदेश करने चाहिए थे। और अपराध का आंकड़ा, जहां तक अपराध का आंकड़ा घटा है, और इनके टाइम में तो एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, तो रेयर केस में एफआईआर होगी। और जब एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो आंकड़े कहां से आएंगे, आंकड़े कहां से बढ़ेंगे। हमारी तो पारदर्शी सरकार है, तुरंत एफआईआर होती है। और उसमें कई कारण होते हैं, मैं आपको बताऊं। एक तो आपसी रंजिश, अपराधियों की आपसी रंजिश, उसने उसका मार दिया, उसने उसका मार दिया, लिहाजा अपराधी आंकड़ा बढ़ेगा। एक इत्तेफाक से घटना घट गई, रोड पर जा रहे हैं, आपस में गाड़ी टच होगी, उसके पास में हथियार है, उसने हथियार से मर्डर कर दिया, इत्तेफाक की घटना है, क्योंकि पेशेंस की कमी होती जा रही है लोगों में, तो वो आंकड़ा बढ़ेगा। और कुछ ऐसा है
जैसे मैंने आपको बताया, भाई है आपस में, छोटी मोटी घटना होगी, लाइसेंसी हथियार से अचानक उसने उसके ऊपर मर्डर कर दिया, बात कुछ भी नहीं। तो ये उसमें भी आंकड़ा बढ़ेगा। तो इसमें कई रीजंस हैं और कुछ धमकियां हैं, कुछ लोग सुरक्षा पाने के लिए धमकियां दिला देते हैं। ये सब जांच का विषय है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरह से जनता आशीर्वाद दे रही है, मैंने आपको पहले बताया, और ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे। जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस को तो लोगों ने नकार दिया है। इन्होंने ठगी ठोरी करके 5 सीट जीती थी एमपी की। जनता में भारी रोष था और जनता में रिएक्शन था, जनता में बदले की भावना थी। उसके बाद में एमएलए चुनाव में तो जनता ने इनको सबक सिखा दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमने चुनाव लड़ा और स्पष्ट बहुमत आया हमारा और 48 सीटें हम जीते। माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा सीएम बने। और इन्होंने एक बात कही थी रोजगार की, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया है। इनके 10 साल गिन लो और हमारे गिन लो, सबसे ज्यादा रोजगार दिया हमने, बिना खर्ची बिना पर्ची के दिए, मेरिट के आधार पर दिए। और उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे। इनके टाइम में भर्तियां होती थी, वो मैं बता रहा हूं कैसे होती थी। इनके टाइम में भर्तियां होती थी क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद। आदरणीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा भाई मैं मेरिट के आधार पर नौकरी दूंगा और पूरा परिवार, पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा। उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरियां देना शुरू किया और दी नौकरियां। उसका अनुसरण, उनका फॉलो आदरणीय डॉक्टर नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। आज 3-3 पीढ़ी जिसकी चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगाया करता उस घर का बच्चा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, गठित अफसर लग रहा है, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना अपना गौरव की बात है। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, मैंने पहले आपको बताया। और जब कांग्रेस के एमएलए भी हमारे मुख्यमंत्री जी की कायल हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। सेतिया जी ने, इनका सिरसा से विधायक है इनका, उन्होंने कहा भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा माया हर ना होगा। इनकी विधायक है शैली चौधरी, उन्होंने तारीफ करी। इनका सरदार जी रतिया से विधायक, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हैं तारीफ के काबिल। जी बने रहे किसानों के। जी रामराज जी बने रहे। विजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी कि जैसा कि आप मनीषा हत्याकांड को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं और शुरू से ही कांग्रेस इस मुद्दे को उठाते हुए आई है, लेकिन जब सत्र में इस पर चर्चा की गई, इस पर बात रखी गई तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर लिया। क्यों नहीं फिर इस मुद्दे पर चर्चा की गई? देखिए ज्योति जी, चर्चा करने जब भी कोई गरीब मजदूर की बेटी का, गरीब का मुद्दा कुछ भी उठाते हैं तो ये जान भटकाना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई ने फिर आज दी अधूरी बात छोड़ दी। अब बेटी मनीषा के पिता ने बयान दे दिया कि जो भी आए हुए थे मेरे समर्थन में, मेरे को न्याय दिलाने वाले आए हुए थे और उनके सबके आरोप खारिज कर दिए जाएं। वो मेरे अपनी बेटी की आवाज उठाने के लिए आए थे, लेकिन फिर उन्होंने कह दिया यूट्यूबर ये थे वो थे। वो आए किस लिए थे? वो बेटी को न्याय दिलाने के लिए आए थे। देखिए लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर है, उन्होंने भी ये बात कही कि जो भी इस बेटी के कातिल मिल गए उनको हम छोड़ेंगे नहीं, गोलियों से उड़ाएंगे। इतना बड़ा अपराध आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जो हाल हमारी बेटी मनीषा के साथ हमने उसकी जिस प्रकार बॉडी देखी गई, जिस प्रकार उनका ये आरोप लगाते हैं सीबीआई का, तो मैं अभी बता देता हूँ सीबीआई का आरोप ब्रजभूषण शर्मा जी पे भी सीबीआई के हाथ में दिया हुआ केस। उनके मंत्री पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह थे, उनके ऊपर महिला कोर्ट ने आरोप लगा था, वो भी सीबीआई में दिया हुआ था। आजकल सीबीआई किसकी है? ईडी किसकी है? सारा ये बीजेपी सरकार के अंडर है। दुरुपयोग किया जा रहा है, बीजेपी दुरुपयोग करती है सीबीआई का भी, ईडी का भी। जिस प्रकार से इनके बहुत बड़े नेता जो आजकल राज्यसभा सांसद है सुभाष बराला जी,
उनके बेटे की इतनी हिम्मत कि वो एक IAS की बेटी को भी उसका पीछा करते हैं उसको। अरे शर्म से डूब मरो, मैं कहता हूँ ऐसे। और फिर उनको एज लगा दिया गया। पिछले दरवाजे से ये कहते हैं ना कि हमारी सरकार नौकरियां देती है, भेदभाव नहीं करती गरीब का। अरे भाई, उसको एक अपराधी को जिसके ऊपर केस चल रहा है उसको आप एज ही लगा रहे हो, वो न्याय करेगा क्या? सरकारी एज ही लगा रहा है। जब सदन में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष पीछे क्यों हट गया जब इस मुद्दे पे चर्चा की जा रही थी सदन में? देखिए, किसी भी मुद्दे को ये बीजेपी जो है दबाने का काम करती है, सुनने का। गरीब जनता की, बहन बेटियों की जो भी आवाज उठाते हैं, ये इनके खुद 2-4 इनके मंत्री MLA हैं, अभद्र भाषा का भी उपयोग इनके खुद आज तक का इनके MLA थे, मंत्री थे कि गोबर खा लिया विधानसभा के अंदर, 10 किलो गोबर खा गया, 30 लाख रुपए मेरे रिश्तेदार से फिरौती ले गया पेट्रोल पंप पर। आज तक किया क्या? एक बार सिर्फ किसी का होगा, अपोजिशन के लीडर का होगा। इनकी बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाओ, वो दूर का दूल्हा है। इन्होंने शिवराज सिंह चौहान पे विजेंद्र जी, समय की हमारे पास समय की कमी है, इस चर्चा को हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा। विजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामराजी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र 4 दिन में समाप्त हो गया। सत्र बहुत छोटा था, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। सरकार ने इस मानसून सत्र में जनता को राहत देने वाले फैसलों के लिए काम किया, लेकिन विपक्ष ने हंगामा करने का काम किया। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।